वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः आप सभी राष्ट्रभक्त साथियों का अभिनंदन करता है। मित्रों, यदि दो सुंदर भव्य अट्टालिकाएं अगल बगल में हो तो एक कोण विशेष से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दो अट्टालिकाएं नहीं बल्कि केवल एक ही अट्टालिका है, क्योंकि दूसरी अट्टालिका पहली अट्टालिका से आच्छादित होकर हमारे दृष्टि के दायरे में नहीं आ पाती है। लेकिन इसका कदाचित यह तात्पर्य नहीं है कि दूसरी अट्टालिका किसी भी स्तर पर पहली अट्टालिका से कम महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से हमारे इतिहासकारों का नजरिया भी हमारे कई क्रांतिकारियों के प्रति ऐसा ही रहा। अव्वल तो इतिहास लेखन की मुख्य धारा ने हमारे इन क्रांतिकारियों को राष्ट्रनायक मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन इनके समानांतर जो भी कार्य हुआ वह भी इतना सीमित स्तर का हुआ कि हमारे असंख्य असंख्य क्रांतिकारी न्याय नहीं प्राप्त कर पाए। जी हां मित्रों, आज क्रांति की एक ऐसी ही मशाल जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं। यह भारत के बहुत बड़े क्रांति नायक के बड़े भाई थे, जिनका नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर। जी हां, जिस हस्ती का मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं वह विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। विनायक दामोदर सावरकर, जिनके लिए कहा जा सकता है कि उनकी ख्याति आज भी भारतवर्ष में उगते सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है। लेकिन इनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जो किसी भी स्तर पर, चाहे हम राष्ट्र जागरण की बात करें, चाहे हम राष्ट्र चेतना की बात करें, काला पानी की अमानवीय जेलों में यंत्रणाएं झेलने की बात करें, या वहां से निकलकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करें, इनका योगदान भारत भूमि के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी आजादी के लिए कहीं भी अपने छोटे भाई से कम नहीं रहा। तो आइए, आज हम एक ऐसी ही विभूति से आपका परिचय कराना चाहते हैं। प्रातःकालीन बेला में जब सूर्य उगता है तो वो भी एक ही उगता है। रात्रि में जब चंद्रमा अपनी आभा बिखेरता है तो वह चंद्रमा भी एक ही होता है। लेकिन धन्य है महाराष्ट्र के नासिक जिले की भांगुर भूमि, जहां एक ही घर में क्रांति के तीन नक्षत्रों ने जन्म लिया। ये नक्षत्र थे जिनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण दामोदर सावरकर, उनसे बड़े विनायक दामोदर सावरकर एवं सबसे बड़े ज्येष्ठ अग्रज गणेश दामोदर सावरकर। जी हां, आज हम आपका परिचय गणेश दामोदर सावरकर जी से कराना चाहते हैं, जिनका जन्म 13 जून सन 1879 को हुआ। इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर एवं माता का नाम राधाबाई सावरकर था। कहते हैं कि क्रांति के बीज जो है वो रक्त में बोए जाते हैं। बाल्यकाल से ही दामोदर सावरकर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गणेश दामोदर सावरकर को बंदूक एवं तलवारों का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पुत्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। यह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बाल्यकाल से ही संन्यास मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा इनके मन में बलवती थी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। सन 1857 में पूना में भीषण प्लेग फैला एवं इस प्लेग में इनके पिता दामोदर सावरकर जी काल के ग्रास बन गए एवं अल्प आयु में ही, 18 साल की एक छोटी सी आयु में ही गणेश दामोदर सावरकर के कंधे पर परिवार भर की जिम्मेदारियां आ गई। अब इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी 2 छोटे भाई, एक बहन एवं परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। यही कारण था कि मन में उमड़ते धार्मिक भावनाओं को इन्होंने यहीं विराम दिया। लेकिन धार्मिक विचारों को, धार्मिक लक्ष्यों को तो इन्होंने विराम दे दिया, लेकिन हृदय में उमड़ रहे राष्ट्रभक्ति के उस सैलाब से ये कैसे काबू पा पाते। इन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेना प्रारंभ किया। बंग भंग आंदोलन, जिसका उद्देश्य था पूर्ण स्वदेशी, इसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। छोटे भाई
विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने मित्र मेला की स्थापना की, जो कि सन 1904 में अभिनव भारत समिति के नाम से गठित किया गया। इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ इस संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। अभिनव भारत समिति का मूल उद्देश्य ही सशस्त्र क्रांति के माध्यम से मातृभूमि को आजाद कराना था। अतः इन्होंने युवा पीढ़ी में हथियार बांटकर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1906 में जब वीर सावरकर इंग्लैंड चले गए तो अभिनव भारत समिति की संपूर्ण जिम्मेदारी गणेश दामोदर सावरकर जी के कंधों पर आ गई एवं यह क्रांतिकारी गतिविधियों में और अधिक सक्रियता के साथ भाग लेना शुरू कर दिया। इन्होंने कई पत्रिकाओं में क्रांतिकारी लेख लिखे। ये ऐसे लेख थे जिन्होंने युवा पीढ़ी के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं में एक उबाल लाने का कार्य किया। इन्होंने केसरी, मराठा, लोकमान्य, वंदे भारतम एवं सकाल नामक पत्रिकाओं में असंख्य लेख लिखे एवं यही कारण था इनकी ख्याति इतने अत्यधिक लेखों के माध्यम से निश्चित रूप से तात्कालिक नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन तक पहुंची। एक और महत्वपूर्ण लेख जो इन्होंने सन 1909 में लिखा, लघु अभिनव भारत मेला, वस्तुतः ये लेख नहीं बल्कि देशभक्ति की कविताओं एवं राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक संग्रह था। कहा जा सकता है कि क्रांति की एक समुचित मशाल थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इस पुस्तक को, मैं पुस्तक इसलिए बोल रहा हूं कि संख्या इतनी अधिक थी कि वह एक पुस्तक के समान ही थे, तो ब्रिटिश हुकूमत ने इसे साक्षात अपने ऊपर एक युद्ध के रूप में माना एवं दुष्ट जैक्सन द्वारा सन 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी एवं इन्हें काला पानी भेज दिया। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार छोटे भाई वीर सावरकर के नाम एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि इन्हें काला पानी में 2 बार आजीवन कारावास दिया गया, तो इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के नाम भी एक कीर्तिमान है। और वह कीर्तिमान यह है कि पूरे इतिहास में ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता कि एक पुस्तक लिखने की वजह से किसी भी क्रांतिकारी को काला पानी जैसी जेलों में आजीवन कारावास सुनाया गया हो। यही कारण था कि अभिनव भारत के क्रांतिवीरों में एक प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न हुई एवं इन क्रांतिकारियों ने इंग्लैंड में बैठे वीर सावरकर की प्रेरणा से अंततः जैक्सन की हत्या की योजना बनाई एवं इस योजना को 21 दिसंबर 1909 में अनंत कोनेरे ने अंजाम दिया एवं जैक्सन की बंदूक मारकर हत्या कर दी। चलिए अब चर्चा करते हैं काला पानी की जेल की। गणेश दामोदर सावरकर काला पानी की जेल के उसी बैरक में थे, 234 नंबर, जो आगे चलकर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हुई। संयोग देखिए, वहां इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से छोटे भाई वीर सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया एवं उन्हें एस मौर्य जहाज द्वारा काला पानी लाया गया एवं एक विचित्र संयोग देखिए, उन्हें उसी बैरक में रखा गया जहां उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर पहले से उपस्थित थे। लेकिन ये काला पानी की जेलों की यंत्रणाएं थी, इतना गुप्त अंधेरा था कि एक ही कोठरी में 4 दिन तक 2 सगे भाई रहते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को ये आभास ही नहीं हो पाता है कि दोनों भाई एक ही कोठरी में काला पानी के अंदर हैं। 4 दिन बाद गणेश दामोदर सावरकर को बगल वाली कोठरी में शिफ्ट कर दिया जाता है एवं आप विश्वास नहीं करेंगे, आने वाले 2 वर्षों तक दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि हम दोनों के मध्य सिर्फ एक काल कोठरी की यह दीवार है। अंततः जेल में
सावरकर बंधु असंख्य असंख्य अमानवीय यंत्रणाएं झेलते हैं, जिसके बारे में यदि बताया जाए तो संपूर्ण एक अध्याय अलग से आपको कहना पड़ेगा। अंततः 1921 में सावरकर बंधु काला पानी की जेल से रिहा होते हैं एवं गणेश दामोदर सावरकर को साबरमती जेल लाया जाता है। लेकिन देखिए, यदि क्रांति की एक प्रचंड आग सीने में दहक रही होती है तो काले पानी के निरंतर अनवरत प्रवाह से भी वह प्रचंड आग शमन नहीं होती है, बल्कि और अधिक प्रज्वलित होती है। गणेश दामोदर सावरकर के हृदय में अभी भी प्रतिशोध की वह ज्वाला थी। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का वह जज्बा था कि इन्होंने जेल में भी दुर्गानंद के छद्म नाम से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रखी। यहां इनकी एक महत्वपूर्ण किताब का उल्लेख करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहां इन्होंने इंडिया इज नेशन किताब की रचना की, जिसके लिए कहा जा सकता है कि यह पुस्तक साक्षात अंग्रेजों के लिए एक चैलेंज था कि अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। यह जज्बा था। अंततः यहां से भी 1 वर्ष के बाद गणेश दामोदर सावरकर रिहा हुए। अब दोनों सावरकर बंधुओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। किंतु इस भारत की आजादी में वह गणेश दामोदर सावरकर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी जोड़ा। एवं इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर 1922 में हिंदू महासभा का गठन किया। यह और अधिक परिपक्व अवस्था में विचारधारा पहुंची जब 1925 में हेड गेवार जी के साथ मिलकर अंततः, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर जी के भी महत्वपूर्ण प्रयास थे, आरएसएस की स्थापना की गई एवं इन्होंने आरएसएस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंततः यह अत्यधिक सक्रिय रूप में रहते रहते इन्होंने एक लेख लिखा। इस लेख का उल्लेख करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम था राष्ट्र मीमांसा, जो कि अंग्रेजी अनुवाद होकर गोलवरकर जी के नाम से छपा। इसी के लिए कहा जा सकता है कि इसी ने ही सर्वप्रथम आरएसएस की परिकल्पना को उद्घाटित किया, आरएसएस के एजेंडे को उद्घाटित किया। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में अपनी अंतिम सांस तक सक्रिय रहते रहते गणेश दामोदर सावरकर जी ने 1945 में अंतिम श्वास ली। धन्य है ये मातृभूमि, धन्य है मेरा देश भारत, जिसने क्रांति के ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। मातृभूमि सेवा संस्था एवं प्रशांत टहलियानी गणेश दामोदर सावरकर जी की वीरता को, भारत की आजादी के लिए उनके योगदान को कोटि कोटि नमन करता है, वंदन करता है। जय भारत, जय हिंद।